नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत उसी खबर से जो लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अपनी अभद्र टिप्पणी को लेकर विवादों से घिरे रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुंबई में दर्ज शिकायत को लेकर मुंबई पुलिस की जांच जहां जारी है, वहीं गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी बीच इस विवादित वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया है, तो वहीं चारों ओर से कड़ी आलोचनाओं के हमले जारी हैं। मंगलवार को मुंबई पुलिस रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में उनके अश्लील बयान को लेकर पुलिस उनका पक्ष जानना चाहती है। इस शो में शामिल आशीष चंचलानी से भी पुलिस ने संपर्क किया, जिनके वकील खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। शो में शामिल अपूर्वा और शो करने वाले समय रैना से भी संपर्क साधा जा रहा है। इधर इस मामले में एक एफआईआर गुवाहाटी पुलिस ने भी दर्ज की है। उसने मुंबई पुलिस से संपर्क भी किया। हम लोग मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में हैं और इनके जो एड्रेसेस और जो हैंगे उनको हम लोग देख रहे हैं, और बाकी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स में एक्शन लेना है वो हम लेंगे। इनको नोटिसेस सर्व किए जाएंगे एंड देन वी विल सी कि हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द नोटिसेस, वेदर दे अपीयर एंड देन दे रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट एंड वी विल टेक एक्शन एज पर द लॉ। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए 3 पुलिस अधिकारी की एक स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई है। फिलहाल ये दिख रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की मुसीबतें तत्काल कम नहीं होने जा रही है। पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान होगा। ये स्नान जो है वो कल्पवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या प्लान बनाया है, क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुधवार को भी कुंभ में करोड़ों लोगों के जुटने का अनुमान है। माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले प्रशासन ने प्रयागराज शहर और महाकुंभ नगर को मंगलवार से ही नो व्हीकल जोन घोषित किया है। इसके अलावा सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। ANPR कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इनेबल्ड कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टोल से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने वाहन विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं। आसपास के जो जनपद हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे हम निरंतर संवाद में हैं, जिससे हमें जानकारी रहती है कि किस डायरेक्शन से कितने वाहन का भी प्रेशर है। उस हिसाब से हम उन मार्गों पर व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि श्रद्धालुगण सुचारू ट्रैफिक चलता रहे और श्रद्धालुगण एक सुखद अनुभव यहाँ पर ले सकें। भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर भी व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। बुधवार को 225 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान है। वहीं ऑन डिमांड ट्रेन भी चलाने की योजना है। कुल मिलाकर माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर सभी स्तरों पर मजबूत तैयारी की गई है। बसंत पंचमी के बाद से महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर प्रशासन ने बड़ी और मजबूत तैयारी की है, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत भी न हो, तो वहीं जाम और भीड़ से भी निपटा जा सके। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में सहयोगी दीपक गंभीर से सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और महाकुंभ को लेकर योगी सरकार और अखिलेश यादव में तलवारें खिंच गई हैं। कल माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर लाखों लोग प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव ने इस बीच कहा कि चांद पर पहुंचने वाले ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि वीआईपी कल्चर में जीने वाले महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर फुल टाइम राजनीति जारी है। सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा है। पिछले 2 दिनों से अखिलेश यादव महाकुंभ में अव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आज जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो अब सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चांद पर जाने का दावा करने वाले ट्रैफिक तक नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव ने भी योगी सरकार पर महाकुंभ का इंतजाम करने में फेल बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है और इस पर हम सालाना
$114 बिलियन से अधिक का पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमने मैसिव स्केल पर रेलवे ट्रैक बिछाए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रेलवे को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। इसके लिए हमने सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। क्रिटिकल मिनरल मिशन भी शुरू किया है। हमने हाइड्रोजन मिशन हाथ में लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को बल दिया गया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। हम एसएमआर और एएमआर टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। साथियों, आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रेशनलाइज किया है। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गठित की है। कस्टम रेट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है। इसका एक उदाहरण एविएशन क्षेत्र में देखा गया। जब भारतीय कंपनियों ने हवाई जहाजों के लिए बड़े ऑर्डर्स दिए और अब जब हम 120 नए एयरपोर्ट्स खोलने जा रहे हैं तो भविष्य की संभावनाओं का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक बार फिर अपना कीमती समय निकालकर
यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Namaste. Thank you, Mr. महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के बेटे ऋषिराज सावंत के गुमशुदगी की रिपोर्ट से लेकर उनके मिलने तक की कहानी इतनी रोचक है कि कोई फिल्मकार शायद उस पर फिल्म बना दे। क्या है ये पूरा मामला, रौनक कुकड़े की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जगह पुणे, दिन सोमवार, वक्त शाम 5:30 बजे। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत ने अपने बेटे ऋषिराज सावंत के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। तानाजी सावंत महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, एकनाथ शिंदे के करीबी भी हैं, इसलिए पुलिस महकमा तेजी से हरकत में आया। घंटे भर बाद ही पता चला कि ऋषिराज सावंत को पुणे एयरपोर्ट के बाहर देखा गया। एयरपोर्ट के सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि ऋषिराज अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट चार्टर्ड विमान से बैंकॉक रवाना हुआ है। वो लोग पुणे से प्राइवेट विमान लेकर निकले थे। शिकायत मिलने के बाद हमने विमान ट्रैक किया था। यह अपहरण का मामला नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसके 2 दोस्त थे और उनके अलावा कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं था। खबर के मुताबिक बैंकॉक जाने के लिए ऋषिराज सावंत ने 68 लाख रुपए खर्च कर निजी विमान बुक किया था। अमीरों के बच्चे खुद के चार्टर प्लेन से बैंकॉक जाते हैं, वहीं गरीबों के बच्चे गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान होकर खचाखच भरी ट्रेनों से कहीं निकल जाते हैं। विधायक तानाजी सावंत महाराष्ट्र में एक जाना पहचाना नाम है, जिनके कई बड़े कॉलेज हैं। बेटा ऋषिराज सावंत पिता का बिजनेस देखता है। सवाल है कि एक अपहरण की झूठी कहानी में पुलिस का वक्त बर्बाद करने की जिम्मेदारी क्या कोई लेगा? रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बेंगलुरु में हथियारों का महाकुंभ लगा है। किस तरह से एरो इंडिया शो में दुनिया भारत की सैन्य ताकत देख रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका के F-35 ने जब बेंगलुरु के आसमान में उड़ान भरी तो सब देखते रह गए। रूस के Su-57 ने भी दिखाया अपना कमाल। अब भारत भी अपना 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट MCAM बनाने में जुटा है। It should not be detected by the enemy radar. That means when I am coming to your house, you should not see me. Then only whatever I wanted to do, I can be able to do it. So that is the key of this particular aircraft. 5वीं पीढ़ी के विमान अमूमन स्टेल्थ क्राफ्ट होते हैं, यानी दुश्मन की नजर से ओझल रहते हैं। भारत के विमान की भी यही खूबी होगी। 2 इंजन वाला यह एयरक्राफ्ट सिंगल सीटर होगा। स्पीड होगी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 11 हार्ड पॉइंट है, जहां अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब वो वेपन सिस्टम है ना, वेपन सिस्टम अंदर रहेगा, बाहर नहीं दिखेगा, कुछ वेपन नहीं दिखेगा, वो अंदर रहेगा। वो अंदर में 1.5 टन का वेपन का कैरी कर सकता है, इसका इंटरनल वेपन में भी। 2028 में इसकी पहली उड़ान होगी और 2034 में यह भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।